नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्यावाहिनी बिहार पर। और इस चैनल पर हम लोग अपलोड करते हैं बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए वीडियोस। यह वीडियो कक्षा 7वीं के विज्ञान का पहला पार्ट जल और जंगल का दूसरा भाग है। इसके पहले भाग में हमने जल के बारे में पढ़ा, उसके प्रबंधन के बारे में जाना, और इस भाग में हम जंगल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि वीडियो के नीचे आ रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। जंगल जंगल हमारी प्राकृतिक संपदा है, हमारा धरोहर है, और इसकी रक्षा करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे देश में कई भागों में जंगल पाए जाते हैं। कई सारे भागों में जंगल हैं। ये जंगल हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि यह बहुत सारे पेड़ पौधे, पक्षियों और जानवरों को आश्रय प्रदान करता है। हमारे बिहार राज्य में भी बहुत बड़े बड़े जंगल हैं। हालांकि इसका प्रतिशत बिहार में काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं जंगल तो है। बिहार का जो जंगल का बड़ा हिस्सा है वह अब झारखंड राज्य में चला गया है। इसलिए अब यहाँ के कुछ इलाकों में ही जंगल बचे हैं। जंगलों में क्या मिलता है दोस्तों? जंगलों में कई प्रकार के पेड़, झाड़ियाँ, घास पाए जाते हैं। इसके अलावा कई प्रकार के जीव जंतु भी हमें जंगलों में मिलते हैं। बड़े बड़े जीव जंतु जैसे बाघ, रीछ, हिरन, बंदर, इस प्रकार के जीव जंगलों में ही तो रहते हैं ना। और इसके अलावा कीट पतंग, कीड़े मकोड़े भी पाए जाते हैं। तो इतने सारे जानवरों का रहने का स्थान जंगल है। लेकिन प्रारंभ में हमारे देश के लोगों ने इसकी आवश्यकता को नहीं समझा और अंधाधुंध जंगलों की कटाई हुई, जिसके कारण हमारी वन संपदा, हमारे पौधे और हमारे जानवरों को के रहने के स्थान में काफ़ी क्षति हुई। जानवरों का भी आखेट कर उनको नाश करने का प्रयास किया गया। जब सरकार को इसकी चिंता हुई तो उन्होंने कई जंगलों को आरक्षित घोषित कर दिया। जंगल में पाई जाने वाली वन संपदा और जीव जंतु की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार इन्हें आरक्षित घोषित कर दिया है। इसका मतलब है कि अब सरकार की अनुमति के बिना कोई जंगल में नहीं जा सकता, और ना ही कोई सरकार की अनुमति के बिना पेड़ पौधे को क्षति पहुंचा सकता है या जानवरों का शिकार कर सकता है। तो अब यहाँ हम लोग जानते हैं कि हमारे राज्य बिहार में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य हैं जिसे सरकार ने संरक्षण प्रदान किया है। तो सबसे पहले पश्चिम चंपारण में सबसे प्रमुख बिहार का जो राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य है वह है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य। पश्चिम चंपारण में कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बाघ के संरक्षण के लिए आरक्षित किया गया है। दूसरा है वैशाली में बरेला अभयारण्य। वैशाली जिले में बरेला अभयारण्य, मुंगेर जिले में भीम बांध अभयारण्य और गया जिले में गौतम बुद्ध अभयारण्य। इसके अलावा रोहतास जिले में कैमूर अभयारण्य बिहार के प्रमुख जंगल हैं। बिहार का प्रमुख जंगल तो झारखंड में चला गया, फिर भी जहाँ कहीं भी पहाड़ हैं वहाँ पर जंगल पाए जाते हैं, जिसमें प्रमुख है पश्चिम चंपारण का वाल्मीकि अभयारण्य, जो कि बाघ के लिए संरक्षित है। वैशाली जिले का बरेला अभयारण्य, मुंगेर जिले का भीम बांध अभयारण्य, गया जिले का गौतम बुद्ध अभयारण्य और रोहतास जिले का कैमूर अभयारण्य। इसके अलावा क्या आपको मालूम है कि भागलपुर में डॉल्फिन के लिए भी एक अभयारण्य बनाया गया है। जंगल में पाए जाने वाले कुछ जीव जंतु आपको चिड़ियाघर में भी देखने को मिल सकता है। पटना में जो चिड़ियाघर है, क्या आप वहाँ कभी गए हैं? उस चिड़ियाघर में जाकर आप इन जीव जंतुओं को देख सकते हैं।
जंगल के क्षेत्र की भौगोलिक संरचना और जलवायु के अनुसार इसमें अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और जंतु मिलते हैं। यह तो हम सब जानते हैं कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जलवायु पाई जाती है। कहीं ज़्यादा वर्षा होती है, कहीं कम वर्षा होती है, कहीं बर्फ गिरता है, कहीं गर्मी पड़ती है। तो जैसे जहाँ की जलवायु होगी उसी प्रकार वहाँ की वनस्पतियाँ और वहाँ के रहने वाले जीव जंतु भी उसी प्रकार के होते हैं। हाँ, जैसे हमारे देश में ऊंची ऊंची हिमालय की पहाड़ियाँ हैं और इसमें सालों भर बर्फ रहता है। इसलिए हमें इन स्थानों में चीड़ और देवदार के वृक्ष मिलते हैं, जो कि भारत के अन्य क्षेत्रों में नहीं मिलते। लेकिन उत्तरी बिहार के चंपारण क्षेत्र में हमने अभी देखा था कि वहां भी जंगल है। चंपारण में चौड़े पत्ते वाले सील और सागवान के पेड़ मिलते हैं। तो बिहार में कौन कौन से पेड़ मिलते हैं जंगलों में? साल और सागवान के पेड़ मिलते हैं। ज्यादा गर्मी पड़ने वाले इलाकों में उस मौसम में सागवान के पत्ते झड़ने वाले पेड़ या कम पानी होने पर भी हरे रह सकने वाले पलाश के पेड़ मिलते हैं। मतलब जिस स्थान में ज्यादा गर्मी हो वहां पर पलाश का पेड़ मिलता है, जो कि कम पानी यूज करता हो। इन जंगलों में जीव जंतु भी प्रायः वनस्पतियों पर ही निर्भर होते हैं। जंगलों में जानवर तो वनस्पति और जानवरों पर निर्भर होते हैं। तो हमने इस पैराग्राफ में जाना कि जगह के स्थान पर जंगलों में रहने वाले पेड़ पौधे अलग अलग होते हैं। जैसे कि हिमालय क्षेत्र में चीड़ और देवदार के वृक्ष मिलते हैं, क्योंकि वहाँ बर्फ और ठंड अधिक होती है। लेकिन उत्तरी बिहार का चंपारण क्षेत्र, इसमें चौड़े पत्ते वाले वृक्ष मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर धूप अच्छी निकलती है। तो यहाँ पर चौड़े पत्ते वाले पेड़ मिलते हैं, जैसे कि साल और सागवान। और जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो वहाँ पर ऐसे पेड़ मिलेंगे जो कि कम पानी यूज करता हो। इसलिए इन स्थानों पर पलाश के पेड़ मिलेंगे। इसी प्रकार से जंगल की जीव जंतु भी स्थान के अनुसार अलग अलग होती है। जैसे कि बर्फीले स्थान पर रिछ पाया जाता है और गर्मी वाले स्थान पर आपको रिछ नहीं मिलेगा। आपको इसके लिए तालिका बनाना है कि जंगल में कौन कौन से जंतु और पेड़ मिलते हैं। इसके अलावा जंगल में जो पेड़ हैं वह हमारे लिए तरह तरह से उपयोगी होते हैं। उनका हम अनेक कार्यों में उपयोग करते हैं, जैसे कि औषधि में, इमारती लकड़ी में और भी बहुत सारे उपयोग होते हैं, जिसकी तालिका आपको बनानी है। औषधि में हम तुलसी, नीम, एलोवेरा इस प्रकार के पौधे को रख सकते हैं। और इमारती लकड़ी में साल, सागवान इस प्रकार के पौधे, आम को हम लोग रख सकते हैं। अन्य उपयोग वाले पौधे में हम लोग फल और सब्जियां देने वाले पेड़ पौधों को रख सकते हैं, या सजावटी पेड़ पौधे भी आते हैं। तो जब आप जैविक उद्यान जाएंगे तो वे सभी पेड़ लगाने का प्रयास किया गया है जैविक उद्यान में जो जंगल में पाए जाते हैं। मतलब जब आप चिड़ियाघर में जाते हैं तो वहाँ भी वही सब पेड़ लगाने का प्रयास किया गया है जो कि जंगलों में पाए जाते हैं। वृक्षों, लताओं, पौधों, घास, फूलों के नाम उनके बगल में लिखे हुए होते हैं और उसके बारे में जानकारी भी वहाँ पर दी जाती है। यह सागवान के वृक्ष का चित्र है और उसकी पत्तियां हैं। तो पेड़ों के हिसाब से उसकी पत्तियों की आकार, फूल, फल और उसका उपयोग भी अलग अलग होता है। आपको इसे जहाँ जितने पेड़ पौधे और फूल आप देख सकें इस तालिका को बढ़ाना है। ये सीमल का पौधा है, ये है पलाश का पौधा। सबके फूलों में और पेड़ों में काफ़ी अंतर होता है। आइए अब जानते हैं वनों में खाद्य श्रृंखला के बारे में। खाद्य श्रृंखला क्या होती है? हमारे वनों में एक जंतु दूसरे जंतु पर निर्भर होती है और
दूसरे जंतु तीसरे जंतु पर। इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला बनी होती है। अपने स्वपोषी, परपोषी और मृतपोषियों के बारे में पढ़ा है। स्वपोषी का अर्थ है जो अपना पोषण, अपना भोजन स्वयं बनाता हो, जैसे कि पेड़ पौधे। परपोषी का अर्थ है जो दूसरों पर आश्रित रहता है, जैसे कि कीट, मेंढक, जो भी हो। पौधे के अलावा जितने भी जीव जंतु हैं वे सब परपोषी हैं। और मृतपोषी जो मरे हुए जीव जंतुओं को खाकर उसे अपघटित करता है। आपने यह भी जाना है कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधे अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं। किस विधि से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस की विधि से बनाते हैं। और सभी जीव जो मांसाहारी, शाकाहारी या फिर सर्वाहारी हैं, वो अंततः पौधे पर ही निर्भर होते हैं। हमारे जो भी जीव जंतु हैं वह अंततः पौधे पर ही निर्भर होते हैं। यह कैसे? देखिए, इस चित्र में दिखाया गया है कि घास को कीड़ा खा रहा है और कीड़े को छोटे मेंढक खा रहे हैं। छोटे मेंढक को सांप खाता है और सांप को गिद्ध खाता है। यदि घास ना रहे तो कीड़े ना रहेंगे, कीड़े ना रहे तो फिर मेंढक कैसे रहेंगे? मेंढक क्या खाएंगे? मेंढक नहीं रहेंगी तो फिर सांप क्या खाएगी? और सांप नहीं रहा तो गिद्ध क्या खाएगा? तो है ना सब के सब पेड़ पौधे पर निर्भर। तो हम लोग अंततः पेड़ पौधे पर ही सारे जीव जंतु निर्भर रहते हैं। इस प्रकार की अनेक खाद्य श्रृंखला जंगल में चलती रहती है। जैसे घास को कीट खाता है, कीट को मेंढक, मेंढक को सांप और सांप को गरुड़, या फिर घास को हिरण खाता है और हिरण को बाघ। इस क्रम को ही हम लोग खाद्य श्रृंखला कहते हैं, भोजन की श्रृंखला। इस श्रृंखला से यदि एक भी जंतु लुप्त हो जाए तो इसका पूरा असर सभी जंतुओं पर पड़ता है। वनों में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं और उसमें परस्पर संबंध होता है। इसी को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। यदि कोई एक भी जंतु इसमें से गायब हो जाए तो यह पूरी श्रृंखला प्रभावित होती है। जैसे कि ऊपर जो आपने श्रृंखला देखी, उसमें से यदि मेंढक समाप्त हो जाएं तो सांप को खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा और उनकी भी संख्या घटने लगेगी। दूसरी ओर मेंढक जो कीट खाते हैं तो कीटों की संख्या बढ़ने लगेगी। इस प्रकार पूरा पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। यदि हम वन के किसी एक घटक यथा पेड़ को हटा ले, यदि हम पेड़ हटा लेते हैं तो इसका प्रभाव भी जंगल के अन्य घटकों पर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि पेड़ नहीं रहे तो हमारे पहले लेवल के जो जंतु हैं, जो डायरेक्ट घास खाते हैं, वे तो भूखे ही रह जाएंगे। और जब वे नहीं रहेंगे तो जो जीव जंतु उनको खाते हैं वे क्या खाएंगे? तो इस प्रकार यह सब एक दूसरे से संबंधित है। आइए अब जानते हैं वनों की मिट्टी के बारे में। हमने देखा था कि मिट्टी के ऊपर ह्यूमस होता है। ह्यूमस हमने पढ़ा था ना, जो सड़ी गली पत्तियों पर कीड़े जब उस पर कार्य करते हैं तो ह्यूमस निकलता है, जो कि मिट्टी को उर्वर बनाती है। आप जंगल में सघन आम तथा लीची के बगीचे में ढेर सारी सूखी पत्ती जमीन के परत के रूप में देख सकते हैं। अब जंगलों में पेड़ से पत्तियां गिरती हैं तो उसे तो कोई हटाता नहीं है जल्दी, तो वो सूखी सूखी पत्तियां गिरी हुई होती हैं और जिस पर आप छोटे छोटे जीव, छोटे छोटे कीड़े, छोटे छोटे जीव देख सकते हैं, जो कि इन पत्तियों, घास फूस को सड़ाने लगती है और एक अजीब तरह का बदबू आने लगता है, जो कि ह्यूमस बनाने में सहायक होता है। ये पत्ते ही सड़ गल के ह्यूमस बनाते हैं। कुछ जीव तो इतने छोटे होते हैं कि जिन्हें हम लेंस और माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। हम अपने ऐसे जीवों को आंखों से नहीं देख सकते। इन जीवों को हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। ये इतने छोटे हैं कि हमारी खुली आंखों से हम
इन्हें नहीं देख सकते और इसलिए इन्हें हम सूक्ष्म अर्थात छोटे जीव कहते हैं। ये सूक्ष्म जीव जो पत्तों को सड़ा दे, जानवर मरे हुए जंतुओं को सड़ाकर अपघटित करे, इसे हम अपघटक कहते हैं और यह हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही जरूरी है। आपने देखा होगा कि जब किसी की जंतु मर जाती है, जैसे गाय हो या कुत्ता हो, तो लोग उसे सड़क पर किनारे कहीं फेंक देते हैं, लेकिन और वो बदबू भी देने लगती है, लेकिन कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि वह पूरा बदबू गायब हो गया, पूरा जानवर समाप्त हो गया। तो ये कैसे होता है? ये अपघटक जो कीट होते हैं, जंतु होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, यह उन्हें विघटित कर देती है और इन्हें पंच तत्वों में विलीन कर देती है और इस प्रकार हमारे पर्यावरण को साफ करने का कार्य करती है। जरा सोचिए, यदि ये अपघटक नहीं होते तो इतने जो जीव जंतु मरते हैं वे ऐसे ही सड़क पर पड़े रहते और बदबू देते रहते। तो है ना अपघटक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। सूखी पत्तियों के नीचे ह्यूमस की परत देखी जा सकती है। मरे हुए जीव जंतु भी अपघटित होकर ह्यूमस में बदल जाते हैं और अंततः पौधे के पोषण में सहायक होते हैं और इसी से हमारी खाद्य श्रृंखला पूरी भी होती है और पोषण का चक्र भी पूरा होता है। हम इसे घर में गड्ढा कर सड़ी गली सब्जियों को डालकर और इसे भरकर पूरा कर सकते हैं। आगे है प्रकृति में वनों का जो गैस का संतुलन है उसका चित्र। यहाँ देखिए, पादप ऑक्सीजन देते हैं हमारे लिए जिसे जंतु ग्रहण करते हैं और जंतु जब सांस लेते हैं तो वह कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं जिसे पौधे अपना भोजन बनाने में यूज करते हैं और इस प्रकार गैसों का संतुलन बना रहता है। वनों में प्रकाश की संश्लेषण की क्रिया के कारण ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में संतुलन बना हुआ रहता है। हमने जल चक्र के बारे में पढ़ा था। वृक्ष अपने जड़ से जलों को क्या करते हैं? अवशोषित कर लेते हैं, मतलब उसे सोख लेते हैं और जलवाष्प के रूप में जल को मुक्त करते हैं। वन्य जीव जंतुओं के आश्रय, भोजन और पोषण प्रदान करने के साथ साथ नए पादप और वृक्षों की वृद्धि का अवसर भी प्रदान करते हैं। आपने वर्षा के दिनों में गोबर और सड़ी गली वस्तुओं पर अंकुरित बीजों को पनपते जरूर देखा होगा। वन शाकाहारियों के लिए अत्यधिक भोजन की व्यवस्था कर उनकी संख्या में वृद्धि में सहायक होता है। यहाँ पर हम वनों के इम्पोर्टेंस, वनों की आवश्यकता को देख सकते हैं। यदि वन ना रहेंगे तो इतने सारे जीव जंतु कहाँ से जाएंगे, इतनी सारी ह्यूमस पैदा नहीं हो पाएगी और जो वर्षा के जल को अवशोषण ये पेड़ पौधे करते हैं वह भी नहीं हो पाएगा। जंतुओं की विभिन्न किस्म वनों के पुनर्जन्म और वृद्धि में सहायक होती है। पेड़ पौधे और जंगलों के लिए भी यह तरह तरह के जीव जंतु जरूरी होते हैं। अपघटक भी वनों में उगने वाले पादपों के पोषण के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति बनाए रखने में सहायक होती है। इस प्रकार वन के जितने भी जीव जंतु कीट पेड़ पौधे हैं वह सब एक दूसरे के लिए आवश्यक है। इसलिए वन एक गतिक सजीव इकाई है जो कि जीवन और जीवन की क्षमता से भरपूर है। इसलिए वन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और सरकार ने इसकी कटाई पर रोक लगाई है। वर्षा जल वन में वृक्षों की पत्ती, तना, लता से होकर फुहारों के भौम जल के रूप में पृथ्वी पर आता है और भौम जल को बढ़ाने में भी मदद करता है। वन भू अपरदन को भी रोकता है। भू अपरदन का अर्थ मिट्टी की कटाई। यदि पेड़ पौधे ना हो और बाढ़ आ जाए या वर्षा का पानी हमारी जल धरती का मिट्टी का पूरा ऊपरी सतह बहाकर ले जा सकता है यदि वन ना हो। भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने में मदद करता है। नदियों को जल की आपूर्ति होती है और बाढ़ से हमारी रक्षा भी ये पेड़ पौधे करते हैं। जनसंख्या के दबाव के कारण
कारखाने और खेती की और रहने के घरों के कारण वनों का जो तेजी से काटा जा रहा है, यह हमारी सभ्यता के लिए खतरा है, जो कि आज एक सोचनीय विषय बन गया है। तो वन कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को हमने इसमें समझा और उम्मीद है आज से आप नए नए पेड़ लगाना प्रारंभ करेंगे और वनों की कटाई के बारे में तो भूल कर भी नहीं सोचेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।